Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in today's session हम सभी पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है उसके बारे में प्रिपरेशन के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे. सो इन टुडेज सेशन हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के PYQs देखेंगे ऑफ द ईयर 2022. सो स्टूडेंट्स, PhD एंट्रेंस टेस्ट में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए PhD एंट्रेंस टेस्ट देनी होती है एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर पूछे गए थे इन 2022 ईयर. सो काफ़ी सारे PYQs है 2022 साल के. सो ये सारे PYQs हम अब कवर करेंगे, ओके, स्टेप बाय स्टेप. सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं. एंड काफ़ी सारे PYQs भी देखो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं. सो ये भी आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है. सो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ओके. सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सभी को पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है ऑन 28 अगस्त एंड इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% जो क्वेश्चंस है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% क्वेश्चंस आप सभी को कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे. एंड इसमें आपको MCQs एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. दैट्स वाई PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को ओवरऑल 50% मार्क्स स्कोर करने हैं. सो ये मार्क्स स्कोर करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं. इसमें आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बेसिकली इसमें 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि उनका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है. एज वेल वो ये भी देख सकते हैं कि उनको कितने सारे MCQs पूछे जाते हैं. सो इस PDF की मदद से वो सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं एंड उनको गारंटीड 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एंट्रेंस टेस्ट. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन PDF अवेलेबल है एंड इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन, ओके. सो नाउ लेट अस बिगिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वे ANOVA पोस्ट हॉक टेस्ट व्हेन इक्वल वेरिएंसेस आर नॉट अज्यूम्ड. नाउ इनमें से कौन सी वन वे ANOVA पोस्ट हॉक टेस्ट है जिसमें आप इक्वल वेरिएंसेस को अज्यूम नहीं करते हो, ओके. पोस्ट हॉक टेस्ट का मतलब होता है कि ANOVA के थ्रू एनालाइज करने के बाद, बेसिकली डेटा को एनालाइज करने के बाद टेस्ट करना, ओके. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पोस्ट हॉक टेस्ट. सो वेदर इट इज स्टूडेंट न्यूमैन केल्स टेस्ट, बॉर्न फेरोनीज टेस्ट, Tukey's test, Games Howell test, okay. So let us see students one by one all of these tests. First is student Newman Kells test. What is this? So ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसमें हम काफ़ी सारे मल्टीपल कंपैरिजंस करते हैं, वो भी स्टेप वाइज. एंड इसका इस्तेमाल हम सैम्पल मीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं. ऐसे सैम्पल मीन्स दोज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर.
मतलब जो सैम्पल मीन्स एक दूसरे के साथ काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं, ऐसे सैम्पल मीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टूडेंट न्यूमैन केल्स टेस्ट। ओके, बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट क्रिटिकल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करता है फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ मीन कंपैरिजंस। Okay, and it is more likely to commit type 1 errors by incorrectly rejecting null hypothesis when it is true. So basically ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली क्रिटिकल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करता है ताकि वो डिफरेंट पेयर्स ऑफ मीन को कंपेयर कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके जिनमें डिफरेंस है। एज वेल ये ज़्यादा टाइप 1 एरर जो होती है वो करने में कमिटेड रहता है, बिकॉज इस टेस्ट में टाइप 1 एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड बेसिकली जो डेटा टाइप 1 एरर कमिट करता है, ओके, उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो पोस्ट हॉक टेस्ट, बट यहाँ पे इक्वल वेरिएंसेस जो होते हैं उनको अज्यूम नहीं किया जाता है, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, बेसिकली इसमें इक्वल वेरिएंसेस जो होता है इसको हम अज्यूम करते हैं, एंड दैट्स वाई ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी टेस्ट ऐसी है जो पोस्ट हॉक टेस्ट है, एंड यहाँ पे आप इक्वल वेरिएंसेस नहीं है ऐसे अज्यूम करते हो, राइट। बट एग्जैक्टली अपोजिट इस टेस्ट में होता है, सो डोंट कंफ्यूज। बॉर्न-फेरोनीज टेस्ट, नाउ व्हाट इज दिस? सो बॉर्न-फेरोनी ये एक ऐसी टेस्ट होती है जो सिग्निफिकेंस लेवल्स को एडजस्ट करती है ऑफ मल्टीपल कंपैरिजंस, ताकि जो लाइक्लीहुड होता है टाइप 1 एरर का वो कम हो जाए। ओके, एंड बॉर्न-फेरोनी ये एक साइंटिस्ट थे एंड उन्होंने ये टेस्ट डिस्कवर की थी। सो आफ्टर हिज डिस्कवरी इस टेस्ट को नाम मिला बॉर्न-फेरोनी टेस्ट, एंड ये भी एक पोस्ट हॉक टेस्ट है। ओके, टुकीज टेस्ट, नाउ व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज अगेन अ टेस्ट जहाँ पे आप ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ मीन्स एंड कंट्रोल्स को कंपेयर करते हो, एंड यहाँ पे भी जो टाइप 1 एरर की रेट होती है उसे कम किया जाता है बाय स्टूडेंटाइज्ड रेंज डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट क्रिटिकल वैल्यूज फॉर सिग्निफिकेंस। देखो, बॉर्न और फेरोनी टेस्ट तो हमने देखा, बट जो स्टूडेंट न्यूमैन केल्स टेस्ट है एंड जो तुकीज टेस्ट है, इन दोनों में भी देखो हम क्रिटिकल वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, एंड उस क्रिटिकल वैल्यूज़ को कहा जाता है स्टूडेंटाइज्ड रेंज। ओके, स्टूडेंटाइज्ड रेंज, एंड इन स्टूडेंटाइज्ड रेंज को इस्तेमाल करके हम टाइप 1 एरर का जो लाइक्लीहुड होता है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट वन इज गेम्स-हॉवल टेस्ट। Now this Games-Howell test is a post hoc test and it does not assume equal variances and is done when sample sizes are unequal. जब sample sizes unequal होते हैं, ओके, तब हम इस टेस्ट को करते हैं, एंड यहाँ पे हम इक्वल वेरिएंसेस को अज्यूम नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 4। आपको ये सब याद नहीं रखना है, बट जस्ट रिमेंबर दिस टेस्ट, एंड आपको यही याद रखना है कि इनमें से एक ही टेस्ट ऐसी है विच इज़ वन वे अनोवा पोस्ट हॉक टेस्ट, जिसमें हम इक्वल वेरिएंसेस को अज्यूम नहीं करते हैं। बट बाकी के ये तीनों भी टेस्ट में आप इक्वल वेरिएंसेस को अज्यूम करते हैं, दो दे आर पोस्ट हॉक टेस्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स टेस्ट? नाउ इनमें से कौन सा पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक टेस्ट है? ओके, वेदर इट इज स्टूडेंट्स टी टेस्ट, मैन-विटनी-विल्कॉक्सॉन टेस्ट, क्रुस्कल-वैलीज टेस्ट, नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, इनमें से जो पहला ऑप्शन है दैट इज स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक टेस्ट। बेसिकली पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक टेस्ट में हम काफ़ी सारे अजम्पशंस को रखते हैं, जैसे कि जो डेटा होता है इट शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इट शुड बी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली हमारा पहला सबसे बड़ा अजम्पशन होता है पैरामेट्रिक टेस्ट का, एंड स्टूडेंट्स टी टेस्ट में भी एग्जैक्टली हम यही करते हैं। इसमें बेसिकली दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर किया जाता है, बट इसमें जो डेटा होता है दिस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड ये जो अजम्पशन होता है वो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में नहीं रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन-विटनी-विल्कॉक्सॉन टेस्ट एंड क्रुस्कल-वैलीज टेस्ट। इन दोनों भी टेस्ट में ये अजम्पशन होता नहीं है, एंड दिस इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके,
सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सारे स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसमें आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। एमसीक्यूज में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज की मदद से सारे स्टूडेंट्स कंसर्न्ड सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही देते हैं। सो स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास करंटली पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल की फ़ीस है 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो हेल्पफुल है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी के लिए इंटरव्यू सेशन में भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इस सेशन में आप सभी को काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। ओके, अ रिसर्चर इज सेड टू बी कमिटेड द टाइप 1 एरर व्हेन। ओके, अगर कोई भी रिसर्चर को हम कहते हैं कि उसने टाइप 1 एरर की है, देन वो कब करता है टाइप 1 एरर? When he rejects a null hypothesis which is actually true, when he accepts a null hypothesis which is actually false, both the null and alternative hypothesis is rejected, both the null and alternate hypothesis is accepted. So students, type 1 error and type 2 error, इनके बारे में हमने काफ़ी समय से बहुत कुछ देखा है, राइट? टाइप 1 एरर का मतलब होता है कि जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, उसमें बेसिकली आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, एंड हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद जब भी इस नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते हो, व्हेन इट इज बेसिकली ट्रू, देन आप टाइप 1 एरर को कमिट करते हो। एंड दैट्स वाई रिसर्चर को हम बोलते हैं कि उसने टाइप 1 एरर किया है जब वो ऐसे सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है। That's why here your correct answer should be what? 1. That is when he rejects a null hypothesis which is actually true. Okay? Plagiarism detection software checks plagiarism by providing. Now plagiarism detection softwares जो हमने देखे थे जैसे कि टर्निटिन एक्सेट्रा, सो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करते हैं, बट वो कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग साइटेशन इंडेक्स या फिर कॉपिंग इंडेक्स या फिर सिमिलैरिटी इंडेक्स या फिर चीटिंग इंडेक्स। सो स्टूडेंट्स, साइटेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि ऐसा इंडेक्स जो हमें साइटेशन के बारे में बता सके और ऐसा इंडेक्स जो साइटेशंस को मेजर कर सके। सो बेसिकली साइटेशन इंडेक्स ऐसा होता है कि जिसकी मदद से हम साइटेशन के बारे में बता सके एंड एज वेल साइटेशंस को हम यहाँ पे रेफर कर सके, उसकी लिस्ट दे सके। ओके, देन सिमिलैरिटी इंडेक्स। नाउ व्हाट इज दिस? सिमिलैरिटी इंडेक्स बेसिकली मेजर्स परसेंटेज ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट दैट मैचेस अदर सोर्सेस। सो बेसिकली हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर प्रोवाइड करते हैं देन उस डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है, सो उस टेक्स्ट की सिमिलैरिटी कितने परसेंटेज के दौरान मैच होती है टू अदर सोर्सेस, इसकी इंफॉर्मेशन और इसका मेजरमेंट आपको सिमिलैरिटी इंडेक्स देता है। ओके, सो बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो काफ़ी सारे जो टेक्स्ट होते हैं डॉक्यूमेंट में, उन टेक्स्ट को कंपेयर करता है टू द अदर डेटाबेसेस इन अदर सोर्सेस। आर यू गेटिंग? सच एज देखो एकेडमिक पेपर्स, देन बुक्स, वेबसाइट्स, ताकि वो एनी मैच अगर होती है उसको आइडेंटिफाई कर सके। सो जितने परसेंटेज मैचेस ज़्यादा होते हैं उतना ही प्लेजरिज्म वहाँ पे होता है, जितने परसेंटेज मैचेस कम होते हैं उतना ही प्लेजरिज्म कम होता है। सो दैट्स वाई प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्लेजरिज्म सिमिलैरिटी इंडेक्स प्रोवाइड करके चेक करता है। That's why here your correct answer should be what? Similarity index. Skewness is a measure of. Now skewness ये किसका measure है? Peakness, symmetry, correlation, regression. Skewness का मतलब होता है asymmetry. Asymmetry यानी कि जब भी आप
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डेटा को देखो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, देन दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट सिमेट्रिकल, यानी कि आपको एक बेल कर्व मिलता है, राइट, लाइक दिस। सो इस बेल कर्व के थ्रू आप बता सकते हो कि आपके डेटा की जो मीन वैल्यू है एंड जो मीडियन वैल्यू है एंड ऑल्सो जो मोड वैल्यू है, ये तीनों भी सिमिलर है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। बट स्कीव जो डेटा होता है उस डेटा में बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई स्कीवनेस इज अ मेजरमेंट ऑफ व्हाट, सिमेट्री। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज सिमेट्री। Which of the following is not a discrete probability distribution? Now यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं रिलेवेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा बताना है विच इज़ नॉट अ discrete probability distribution. Now let us see the options. Bernoulli's distribution, binomial distribution, Poisson's distribution, Gaussian's distribution. So students, now let us see first of all what is discrete probability distribution. Okay, so discrete probability distribution ये एक ऐसा distribution होता है which is a function that assigns probability to discrete outcomes. Okay, so basically ये distribution ऐसा होता है which gives the probability to the discrete outcomes. ओके, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉइन को टॉस करते हो देन उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ हेड्स आएगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है टू द डिस्क्रीट आउटकम्स. डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वोल नंबर और वोल एज इट इज, कोई भी कंटिन्यूअस बात यहाँ पे होती नहीं है. And if you see all of these options, then you will understand that Bernoulli's distribution, binomial distribution and Poisson's distribution, ये तीनों भी discrete probability distributions है, but Gaussian distribution ये discrete probability distribution नहीं है. Basically this is a normal distribution because it is a continuous probability distribution. Okay, this is continuous probability distribution because it gives the probability to the continuous variables. Okay, और continuous outcomes basically, because continuous outcomes मतलब यानी कि for example weight, height of a person, so इनके जो values आपको मिलते हैं ये basically continuous values होती है, right? But if you see अगर आप coin को toss करते हो then you will get discrete outcomes, जैसे कि इधर टेल आएगा या फिर हेड आएगा, कोई भी कंटिन्यूअस उसमें आउटकम्स आपको मिलेंगे नहीं, बट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कंटिन्यूअस आउटकम्स मिलेंगे. सो दिस इज व्हाट हाउ Gaussian distribution which is not a discrete probability distribution, which is your correct answer. Okay, in statistical hypothesis testing the false positive refer to. Now statistical hypothesis test में फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वेदर इट इज टाइप 1 एरर, वेदर इट इज टाइप 2 एरर, वेदर इट इज टाइप 3 एरर या फिर नो एरर. सो स्टूडेंट्स हमने देखे ये एरर, राइट? एरर में दो ही टाइप्स होते हैं, एक तो होता है टाइप 1 एरर, एक तो होता है टाइप 2 एरर. सो तीसरा तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है एंड नो एरर ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव के लिए आपको पूछा है. सो इसका मतलब ये है कि इनमें से एक तो एरर आएगी. सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा कि टाइप 1 एरर में आपके पास ट्रू नल हाइपोथेसिस होता है, राइट? ओके, बट इसे आप रिजेक्ट करते हो. एंड टाइप 2 एरर में बेसिकली नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है बट स्टिल यू एक्सेप्ट इट. एंड नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. सो टाइप 1 एरर में ये तो स्टेटमेंट सही है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बट स्टिल यू रिजेक्ट इट, यानी कि ये आपके लिए फॉल्स पॉजिटिव रहेगा बिकॉज आप इस रिसर्च में क्या कर रहे हो, जो चीज़ अवेलेबल है ही नहीं उसे आप यहाँ पे टेस्ट कर
कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे नल हाइपोथेसिस तो सही है, विच इज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, राइट। बस बट इसी रिलेशनशिप को आप रिसर्च में टेस्ट करने जा रहे हो, बट वो असल में है ही नहीं। आर यू गेटिंग? दैट्स वाई इसमें आप फॉल्स पॉजिटिव जो है फेनोमेनन वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि टाइप 1 एरर करना। आर यू गेटिंग? दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज व्हाट? 1. ओके, one way ANOVA compares two means from two independent groups using how many independent variables? Now one way ANOVA में हम दो ग्रुप्स को फॉर एग्जाम्पल देखो हम कंपेयर करते ही है, बेसिकली हम दो मीन्स को कंपेयर करते हैं फ्रॉम टू ग्रुप्स, एंड यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है एंड उनके दो मीन्स को हम वन वे अनोवा के थ्रू कंपेयर करें, बट बाय यूजिंग हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट हम कितने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करके इन दो मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, वेदर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर 3 या फिर एनी नंबर। सो स्टूडेंट्स बेसिकली जब भी हम वन वे अनोवा करते हैं देन उसमें हम दो मीन्स को तो कंपेयर करते ही है ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, बट इसमें हम एक ही कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। सो एक ही कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड इट हैज़ मोर देन 2 लेवल्स, मतलब इसमें मोर देन 2 ग्रुप्स होते हैं बट एक ही कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड बाय यूजिंग दिस वन कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के दो मीन्स को क्या करते हो? कंपेयर करते हो बाय यूजिंग वन वे अनोवा। आर यू गेटिंग? दैट्स व्हाई हियर your correct answer is what? 1. Okay, a variable that can assume any value between two given points is called. now इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो कोई भी वैल्यू अज्यूम करता है बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इरेग्युलर रैंडम वेरिएबल, अनसर्टन रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्क्रीट वेरिएबल देखा, इसी सेशन में देखा, राइट। कंटिन्यूअस वेरिएबल भी देखा इसी सेशन में जब भी हम वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है उसमें जो वेरिएबल की वैल्यूज होती है वो बेसिकली एक डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, मतलब एक होल वैल्यूज होती है। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पॉइंट्स है फ्रॉम 1 to 10, सो 1 to 10 के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स है सो उसमें जो होल नंबर का पॉइंट होता है, ओके, विच टेक्स बाय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आर यू गेटिंग? एंड बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो भी कुछ वैल्यूज वेरिएबल के होते हैं वो फाइनाइट वैल्यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू आप ले लो, इन्फिनाइट वैल्यूज ले सकते हो। बट इफ यू सी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन उसमें अगर 1 से 10 तक 2 पॉइंट्स होते हैं, ओके, उसके बीच में जितने भी सारे नंबर्स होते हैं एनी वैल्यू, सो आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे सकते हो इन्फिनाइट, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, ओके, एक्सेट्रा, इन्फिनिटी। सो दैट्स वाई अगर कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू लेता है बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ओके, बिकॉज ये कोई भी वैल्यू लेता है, नॉट अ होल वैल्यू, ओके। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एरिया अंडर द कर्व विद इन +or-2 सिग्मा ऑफ म्यू इज। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसमें कर्व के अंदर एरिया होता है, राइट, विद इन +or-2 सिग्मा ऑफ म्यू, देन उसमें बेसिकली कितना परसेंट डेटा होता है, वेदर 68% डेटा, 95% डेटा, 99.7% या फिर 100%। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, बट हमने देखा है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बेल कर्व बोलते हैं, जिसमें दोनों ही जो हाल्व्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, एंड +or-2 सिग्मा ऑफ म्यू का मतलब होता है +or-2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ओके। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है देन बेसिकली उसमें एम्पिरिकल रूल होता है जिसे कहा जाता है 68
95 99.7 रूल। सो बेसिकली इस रूल को इस नंबर से जाना जाता है, उसके पीछे एक रीज़न है। सो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 68% जो डेटा होता है और 60% ऑफ जो टोटल डेटा होता है, ये इसकी जो वैल्यूज होती है वो बेसिकली 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन में आती है। ओके, एंड जो 95% ऑफ डेटा होता है उसकी जो वैल्यूज होती है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के बीच में आती है और उसके अंदर आती है। एंड जो 99.7% डेटा होता है, ओके, उसकी जो वैल्यूज होती है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के अंदर आती है। सो देखो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के बारे में पूछा है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आपको पूछा है कि कितना डेटा इस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के अंदर आता है। सो विच इज नथिंग बट व्हाट, 95%. दैट्स व्हाई हियर योर आंसर शुड बी व्हाट, 2, दैट इज 95%, बिकॉज 95% जो डेटा होता है उसकी वैल्यूज जो होती है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के अंदर आता है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग? दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 2. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything whatever I have discussed with you in this session. But अगर आपको कोई doubt है, you can ask me in the comment box.